नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत की राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की राज्यसभा क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार भारत में संसद के 3 अंगों का गठन होगा। संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों का जो वर्णन है अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो 79 के अनुसार संसद के 3 अंग होंगे, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम इसी राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्यसभा के जो सदस्य है 250 सदस्य है, जिसमें से 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा। जो समाज सेवा करता हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, तो इनमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 4 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव 2 रूपों में होता है। नंबर 1, राज्य विधानसभा के सदस्य। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य है। तो इनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा। तीसरा, कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, जिसमें से हर दूसरे वर्ष राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य पद विमुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पद विमुक्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य पद विमुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन होता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है और उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य है, 2/3 सदस्य इसमें से 1/3 सदस्य इसमें से पद विमुक्त हो जाते हैं। ये इनका पद समाप्त हो जाता है हर दूसरे वर्ष। एक चीज और कि राज्यसभा में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इसके सदस्यों में से मान लिया 250 सदस्य हैं, उनमें से 1/10 सदस्य होने अनिवार्य है। 1/10 सदस्य जब तक नहीं होंगे कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। ये इसका विशेष प्रावधान है कि 1/10 सदस्य इसमें होने अनिवार्य है। राज्यसभा की योग्यता,
जब राज्यसभा की योग्यता की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, प्रथम बात। दूसरी, उसने 30 वर्ष आयु अपनी पूरी कर चुका हो, वह दिवालिया घोषित ना किया गया हो। राज्यसभा सदस्य तभी बन सकता है जब वह किसी पद पर जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं उस पद पर आसीन ना हो, तभी वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा के सदस्यों में इसका सभापति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है जिसे सभापति बोलते हैं। जब राज्यसभा का सभापति उपस्थित ना हो तो उप सभापति का चुनाव होता है। उप सभापति फिर उसके कार्य को आगे बढ़ाता है। तो दूसरी बात, राज्यसभा के जो अधिवेशन है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति उस अधिवेशनों को बुलाता है और अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्यसभा के प्रथम अधिवेशन की अंतिम बैठक और द्वितीय अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 वर्ष का और 6 माह का समय होना चाहिए। तो 2 अधिवेशन जब बुलाते हैं तो उसके अंदर लगभग 6 माह का समय होना चाहिए, ये अनुच्छेद 85 कहता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार दोनों अधिवेशनों के बीच में जो साल में 2 बार होता है उसमें 6 माह का अंतर होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा की शक्तियां आती है। राज्यसभा की शक्तियां जिसमें पहली है विधायी शक्ति। राज्यसभा को लोकसभा के समान ही विधि निर्माण करने की प्रक्रिया की शक्ति प्राप्त है, जिसमें वह किसी भी वित्त विधेयक को पारित होने से पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पारित किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के बाद पहुंचता है, जिसे राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है और वह प्रस्ताव पास हो जाता है। अनुच्छेद 108 के आधार पर साधारण विधेयक, अगर किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तो दोनों सदनों को राष्ट्रपति एक साथ बुलाता है और उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाता है। तो दूसरा आता है इसका वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां का जो वर्णन है अनुच्छेद 110 में किया गया है, इसका वर्णन 108 में किया गया है। तो 110 के अनुसार वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो वित्तीय शक्तियां हैं, उसमें लोकसभा वित्त विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है, वह 14 दिन अपने पास रखता है और उस पर अगर सहमति देता है तो भी वह बिल पास हो सकता है और नहीं देगा तब भी वह बिल आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वित्त विधेयक में यह अपना सूचना तो प्राप्त कर सकता है कि लोकसभा से कोई विधेयक आया है, वित्त विधेयक आया है, उसमें मैं अपनी सूचना प्राप्त हो गई और उस पर अपनी टीका टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उसे उस बिल को खत्म करने का अधिकार नहीं है। तो वित्तीय शक्तियां केवल लोकसभा के हाथ में है, राज्यसभा केवल उस पे अपना सहमति दर्ज करता है, वो बिल पास हो ना हो उसमें उसकी कोई वो बात नहीं होती। कार्यपालिका शक्ति, तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका जो पदेन अधिकारी होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद का जो पदेन अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है मंत्री परिषद का। तो कोई भी विधेयक कार्यपालिका में
लोकसभा के प्रति राज्यसभा को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जिससे वह इस कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए राज्यसभा से प्रश्न पूछ सकती है, राज्यसभा लोकसभा से प्रश्न पूछ सकती है, राज्यसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पारित कर सकती है, राज्यसभा मर्यादा भंग प्रस्ताव आदि का भी जो प्रावधान है उसे भी भंग कर सकती है। तो ये प्रश्न इसमें कार्यपालिका में राज्यसभा पूछ सकती है लोकसभा से। राज्यसभा में चौथा पॉइंट आता है संशोधन संबंधी शक्ति, जो अनुच्छेद 668 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये राज्यसभा की कुछ शक्तियां थी। ये आज का टॉपिक था आपका। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।